जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में, है ना। जिसमें हमने लाइबिलिटी तक पढ़ा था, आज हमें पढ़ना है कैपिटल के बारे में। और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। हर्षित, सामने देखिए। कैपिटल कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। जो आप पैसा लगाते हो बिजनेस को चलाने के लिए कैश के रूप में, वही चीज क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है ना। कहा है बिजनेस के मालिक के द्वारा यानी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा ही क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। वो बिजनेस के लिए कैपिटल के रूप में यूज होता है। और सीधी सी बात है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और बिजनेस में लॉस होगा तो आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट होने पे कैपिटल आपका कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। और लॉस होने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा, कमी आएगी, घटा। ठीक है। अगला है इनकम। क्या है? इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। क्या होता है? आय। कह रहा है बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है, यानी कितना कमाया कितना गवाया, इनका जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? कितना कमाए हैं, कितना उसको लाने में कितना खर्च किए हैं, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। तो दिक्कत। अगला है एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस सबसे बना है। एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है। कह रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी उत्पादन करने में, तथा गुड्स सेल या सर्विस करने में होने वाला खर्च, जो भी खर्चे होते हैं, उसको सेल करते वक्त भी तो लोग खर्च करते हैं। तमाम लाइटें फैलाए रखे हैं, कस्टमर साफ सफाई के लिए रखे हैं, हाँ, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सैलरी पेमेंट देना होता है, ऑफिस एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? मान लो आप ही की कोई फैक्ट्री है, आपके वहाँ कुछ चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, शूज वगैरह बनते हैं या आइसक्रीम बनते हैं, तो आइसक्रीम ही बन रहा है तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा? दूध। मिल्क आपके लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। शूज बनाते हैं तो लेदर आपके लिए रॉ मटेरियल होगा। कोई भी चीज बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। जैसे समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में कोई सामान बेचा हूं तो 100 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं है। हमारी सीपी क्या रही थी, एसपी क्या रहा है, और कितने एक्सपेंसेस किए हमने उसको बेचने के लिए, इस सारी चीजों का डिफरेंस निकालने के बाद जो अमाउंट अगर प्लस में बच जाता है तो वो चीज कहलाता है प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि 100 रुपया 150 में सामान बेचे, वही प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट उसको नहीं बोलेंगे भाई, उसमें तो कुछ लागत भी तो लगी थी, मंगाने में खर्चे भी तो किए थे, उसको रखने में लिए हर चीज के मेंटेनेंस भी तो किए थे। इन सारी चीजों को ओवरऑल करने के बाद जो मिलता है वो कहलाता है प्रॉफिट। जैसे यही राधिका गारमेंट्स का ही ले लीजिए एग्जाम्पल। राधिका गारमेंट नहीं, राधिका गारमेंट तो किसी कपड़े पे रेट वो लगा नहीं होता है, ये लोग खुद लिए रहते हैं, एक लिस्ट मोड़े हुए हैं, चिपका देते हैं रेट बढ़ा के। क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि वहां ज्यादा इम्प्लाई काम कर रहे हैं, लाइट की ज्यादा यूज है वहां पे, तो बहुत सारी चीजें थी, रिकवरी आप ही से होगी ना, इसीलिए वहां कोई डिस्काउंट नहीं मिलता आपको, है ना। ऊपर से बिजनेस देखते हैं टॉफी वाला, एक टॉफी पकड़ाने वाला 99 का है तो एक टॉफी मिल जाएगी आपको। सब चल रहा है, कोई कंसेशन नहीं। लेकिन वही चले जाएंगे जहां नहीं करना है, वहां कंसेशन आप लोग करते हैं। चले जाएंगे आलू खरीदे 20 रुपए दे रहा है तो कहेंगे 2 रुपया कम करके लगाओ 5 किलो। कपड़ा जाके जींस खरीद रहे हैं आप लोग ब्लैकबेरी का 45-4500 रुपए का, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वही बात की बात है। चलिए अगला है, तो प्रॉफिट में कहा है द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये एक इनकम का ही पार्ट है ना, जो आपने कमाया उसके ऊपर और खर्चों के ऊपर जो पैसे बच रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। और कब? अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही। क्योंकि मैंने बताया था लाभ हुआ या नहीं हुई, इसी वर्ष में सब खत्म हो जाएगा, ये नहीं कि अगले वर्ष कैरी करेंगे। लॉस उसके बाद, या गेन। गेन का मतलब होता है बढ़ाना, कमाना। क्या है? किसी ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। नहीं कहते इस पर ज्यादा गेन हुआ है, इस पर प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है।
तो वही बोला है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है, जो आकस्मिक भी प्राप्त हो सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि मान लो मैं आप लोग का वकील हूँ, मैं कोई वकालत कर रहा था, आपका कोई केस था, बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, मुझे आपने हैंड ओवर किया, और अब मेरी सैलरी आपने फिक्स की थी, सैलरी नहीं मतलब कि मेरा फी 1 लाख रुपए की बात हुई थी, लेकिन मैं आपको केस जैसे ही जितवाया, आपने 1 लाख न दे के मुझे 1.5 लाख खुशी से दे दिया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन सिर्फ 1 लाख का ही है, जो 50,000 आया वो मेरे लिए क्या था, आकस्मिक था, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन वो कहलाएगा ना, वो भी तो कहलाएगा आपका। तो वही कहा है गेन कहलाता है। आकस्मिक मतलब कि जिसकी आपने कल्पना ना की हो, वो चीजें आपको प्राप्त हो गई हो। जैसे कि आपने किसी ऐसे घोड़े पे लगा दिया पैसा जो उम्मीद ही नहीं थी जीतने की, सडनली वो जीत गया, कम पैसा लगाए थे और जीत गया। तो वही सारी है, कहा है सेल्स आप फिक्स है, कोई जमीन है पहले से फिक्स थी और आपने बेच दिया, ज्यादा अर्निंग कर लिए, या कोर्ट केस में जीत गए, विनिंग, हाँ, या एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट मिल गया आपको ज्यादा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, गेन कहलाती है। लॉस क्या होता है, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट अगर कमाने से ज्यादा खर्च ज्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। समझ में आ गया ना। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब बट्टा, कटौती या छूट होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा या कटौती या छूट होता है। अब जो आपको सही लगे वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कहा है किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, यानी किसी भी गुड्स में, किसी भी सामान में क्या है, अगर कोई वैल्यू की है, उसकी 500 रुपए है, वो चीजें आपको थोड़ी सी कम करके मिलने लगी, डिडक्ट करके मिलने लगी, वही चीज क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है, छूट या कटौती कहलाता है। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड प्राय क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को देते हैं और होलसेलर रिटेलर को देते हैं। समझ रहे ना। पहले मान लो मेरे वहां आइसक्रीम बनती है, मैं सारा डाटा कहाँ भेजूंगा, अपना जो भी है उनके पास, होलसेलर के पास, वो बेचेंगे रिटेलर को, और रिटेलर एक एक पीस बेचेगा आराम से, खुदरा माल का जो कहते हैं, थोक विक्रेता और खुदरा। तो ट्रेड डिस्काउंट व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। आप ही खुद सोचिए कि अगर आप गांव में एक पेन लीजिए, लिंक ग्लेशियर का, 8-9 रुपए में पड़ेगा आपको, ये वही पैकेट ले लीजिए तो मुश्किल से 6 रुपए पड़ेगा आपको। तो वही सारी चीजें यहाँ पे है। कहा है ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट देने का, व्यवसाय वाला डिस्काउंट देने का मतलब यही होता है कि अपने सेल्स को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है। और लोग उसको प्रमोट करने के लिए तरह तरह के डिस्काउंट भी देते हैं, है ना। अगला है कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है, मतलब कैश के रूप में छूट मिलना। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, टाइम से पैसा कलेक्ट कराने के लिए भी कैश डिस्काउंट दे देते हैं। देखे होंगे आप लोग कि 5500 रुपया था, लाओ 5000 रुपया जमा कर दो, फाइनल कर देंगे, है। ये क्या है, 500 कैश डिस्काउंट हो गया, क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, बस यही है। कहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट कराने के लिए हम कैश डिस्काउंट का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में। अच्छा बताओ, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर नोटिस, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, जितने भी कंस्ट्रक्टर वाले होते हैं, जैसे गिट्टी बालू सीमेंट जो देते हैं, वो बहुत पैसा उधार देते हैं। आपको 4 लाख का माल चाहिए, 1 ही लाख रुपए आप देते हैं, 4 लाख का, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, 4 लाख का सामान आपके घर पहुंच जाता है, और टाइम देता है 2-3 महीने में आप जमा करते रहिए। सोचिए कितना रिस्क लेना होता है उसमें। सब लोग पेमेंट नहीं करता, कोई पेमेंट नहीं करता है सारा, बहुत रेयर होता है कि लोग पेमेंट करें सारा, और लेके कैरी करते हैं। और डिपेंडेंट भी वो किस पे, आप ही पे ना। आपसे पता चलेगा, आपने कहा कि परसों सर हम पेमेंट देंगे, उसी पेमेंट के ब्याज पे और आगे माल वगैरह जो भी मंगाना होता है मंगाता है। तो यहाँ बिजनेस में यही सारी चीजें होती है, डिपेंडेंसी बहुत होती है ना। और पैसा ऐसा चीज है, बहुत झूठा बना देता है ना। इसलिए अगर आप कल मिलेगा तो आप परसों का डेट दीजिए, है ना, कॉन्फिडेंट है तभी भी। अगला है वाउचर। वाउचर क्या होता है,
तो इस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है, किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। और हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया है। जैसे आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, किसी से पैसा पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, कोई चीज खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, कोई चीज बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर। हर चीज के लिए कोई ना कोई पार्टिकुलर वाउचर बनेगा, यानी हर एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक वाउचर बनाया गया है। समझ रहे बात को ना? हाँ, चलिए। कहाँ? हाँ, कैश ये वाला, वो कैश मेमो का मतलब होता है कि केवल कैश का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी चीजें उसके बारे में होती है। जैसे लेजर की पोस्टिंग होती है, उसमें जो एक टाइप का ट्रांजेक्शन होगा एक में रहेंगे, कैश वाला सब सेपरेट, पार्टी के नाम वाले सेपरेट, बैंक वाले सेपरेट, हर चीज को सेपरेट बनाते हैं। तो जो रिसिप्ट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैश मेमो बोलते हैं। जो नहीं आता है पैसे वाला उसे क्या बोलते हैं? कैश मेमो बोलते हैं, है ना, जो पे आउट करना होता है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बिल नहीं, अलग करेंगे। कैश मेमो ही नाम ही होता है, उसमें लिखा भी होता है। अच्छा, उससे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो जाए। चलिए, तुम्हें बताओ विपिन, पहले बताओ गुड मतलब क्या होता है? गुड़, गुड़ नहीं कर रहा हूँ, गुड। हाँ, GWD, अच्छा होता है, ठीक है। और उसी में यस लगा दिया जाए तो, उसी में यस लगा दिया जाए तो, हाँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे हो जाएगा। आयान, खड़े हो जाइए, बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे। खड़े हो आयान। गुड मतलब क्या होता है? GWD। नहीं नहीं, अलग अलग कैसे जगह पे, एक ही होता है, नहीं होता है। GWD नहीं होगा, पहले सुनो मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ। GWD गुड मतलब क्या होता है ये बताओ। अच्छा, और यस लगा दे तो? हाँ, हाँ? नहीं, अगर यस लग जाए तो क्या होगा? सिद्धार्थ, क्या लग रहा है? ऊपर वही लगे परिभाषा बना, नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैंने, गुड्स का मतलब क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, जिस लागू वाली नहीं बात है, सुनो। गुड मतलब अच्छा होता है, ये तो जानते ही हैं, तो लोग उससे कंपेरिजन कभी मत करिएगा। गुड्स का मतलब होता है सामान या वस्तु। यस लगने का मतलब होता है कि उसका मतलब परिवर्तन हो गया, और उसका मतलब क्या है? अच्छे नहीं है, उसका मतलब समान वस्तु है। कोई भी व्यक्ति जिस चीज का व्यापार करता है, वो चीजें उसके व्यापार के लिए गुड्स कहलाती है। जैसे अगर मेरा बिजनेस गेहूं का है, गेहूं खरीदते बेचते हैं, तो मेरे बिजनेस का गुड्स क्या है? गेहूं है। तो गुड्स मतलब सामान होता है, वस्तु होती है, अच्छा अच्छे वाले नहीं होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रकों पे क्या लिखा होता है? गुड्स कैरियर, यानी सामान ढोने वाला। गुड्स कैरियर का मतलब सामान ढोने वाला। तो गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब वस्तु, सामान। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा गुड का बात नहीं। ए, गुड का मतलब ये नहीं होता है कि ये मत सोचिएगा कि सिंगुलर प्लूरल वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, नहीं। गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब वस्तु होगा, ठीक है। भाई कर आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, कहीं पे भी गुड्स वर्ड यूज करेंगे, गुड्स का मतलब सामान, टैली में नहीं। जैसे इसलिए तो मैं इसको भी चुप कराया हूँ। जैसे सिर्फ टैली में नहीं, आप नॉर्मल में भी गुड्स बोलेंगे ना, तो गुड्स का मतलब सामान ही होगा, समझ गए? हाँ, इसीलिए बोला हूँ, क्योंकि इसमें परिचर्चा हो जाएगी, जीवन भर याद रहेगा, है ना। ए, साइलेंट हो जाइए। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तु या सामान होता है। कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, मैं बताया ही हूँ कि आप जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, वही बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कह दें कि बिजनेस में पुनः सेल करने के लिए, मैंने कल कहा था, ये बात समझाया था कि आप कोई चीज क्यों खरीदते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप कोई चीज क्यों खरीदेंगे? बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे। और मैं अगर कंज्यूमर हूँ, कस्टमर हूँ, तो मैं किस लिए खरीदूंगा? यूज करने के लिए खरीदूंगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगला है ड्राइंग। क्या है?
ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब तुम मत बोलो, तुम पढ़ चुके हो, गलत है। और कोई बताए? हाँ बताओ, हर्षित पांडे, ड्राइंग मतलब कला, कलात्मक आदमी है। बैठ जाइए। सेविका बताओ। खींचना, लाइन। हाँ, ड्राइंग का मतलब होता है, सुन लीजिए, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। क्या होता है? आहरण होता है ड्राइंग का मतलब, यानी जिसका हरण आपने कर लिया। इस पॉइंट को बहुत बेसिकली ध्यान से समझना है, सब कंसंट्रेशन सामने रहे और ध्यान से देखिएगा कि ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। क्या होता है? आहरण। अब इसका मतलब क्या वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, सुनिएगा। जैसे बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस से कोई चीज व्यक्तिगत रूप से यूज कर ली जाए, उसे हम आहरण बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि समझिएगा, बिजनेस से आप क्या क्या चीज ले सकते हैं। जैसे मान लो, समझिएगा मेरी बात और ध्यान से समझिएगा। जैसे रिमोट है, मैंने 100 रुपए में बेचा और कस्टमर ने हमें 100 रुपया दिया और चला गया, तो इस 100 रुपया जो मेरे पास है किसका है? हाँ, ये मेरा नहीं कह रहे, बिजनेस का है। किसका है? बिजनेस का। तो पैसा कहाँ जाना चाहिए? बिजनेस में ही जाना चाहिए, तभी तो पूंजी घटेगी बढ़ेगी जो भी होगा। लेकिन सडनली सामने से कोई पानी पूरी वाला गुजरा और मैं पैसा खर्च कर दिया, खा लिया, तो वो पैसा बिजनेस का था, बिजनेस में ही जाना चाहिए था, लेकिन मैंने व्यक्तिगत यूज कर लिया। व्यक्तिगत यूज करने का बहुत सारे तरीके हैं, मैंने किसी को दे दिया या मैंने कुछ पर्सनली खा लिया या कुछ भी कर लिया। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ड्राइंग, यानी आहरण करेगा। और आहरण पूंजी पे क्या इफेक्ट डालता है? तो पूंजी को समझ गए ना बात को? तो यही बात है। अच्छा, बिजनेस से आप लेंगे क्या क्या? दो ही चीजें पाएंगे, या तो कैश ले पाएंगे या तो गुड्स ले। अब कोई सामान था, दाल दाल ही पूरा दाल खाने यूज कर लिया, तो गुड्स हो गया, तो पैसा निकाल लिया, कैश हो गया। ये दो ही टाइप की चीज आप ले सकते हैं अपने बिजनेस से, या तो गुड्स लेंगे या तो कैश। तो बताएंगे कि कब क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, बात की बात है। फिलहाल में कि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने बिजनेस से कोई भी धन या वस्तु व्यक्तिगत रूप से यूज कर ली जा रही है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग अकाउंट बोलेंगे, यानी आहरण का खाता बोलेंगे, आहरण। पर्सनल यूज की बात आ रही है, समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ही ड्राइंग कहलाता है, और ड्राइंग जो होता है मालिक की पूंजी को क्या करता है? बढ़ाता है। कहा है यदि बिजनेस की मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाए, तो उस मालिक के लिए क्या कहलाएगा? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि आप कोई चीज निकाल ही सकते हैं, या गुड्स निकालेंगे या मनी यानी कैश निकालेंगे, इसके अलावा आप बिजनेस कोई चीज नहीं है। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, याद भी कर लीजिएगा। और ये व्यक्तिगत की बात कर रहा है करने के, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत की बात कर रहा है ना। तो जब भी बिजनेस के मालिक के द्वारा व्यक्तिगत कोई धन या वस्तु ले ली जा रही है, उसे बोलेंगे क्या? इस नोट्स पे सभी लोग सिग्नेचर कर लिए हैं? सबका हो गया सिग्नेचर? कौन सा नंबर? रजिस्ट्रेशन नंबर? तुमको अपना रोल नंबर अच्छी नहीं याद है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं याद है? तो ठीक है, कोई बात नहीं। या तो कोई डाउट है? अब देखिए, अगला है लास्ट, परचेज। तो मैंने कल ही बताया था कि अकाउंटिंग में दो चीजें बड़ी कॉमन है, एक परचेज और दूसरा सेल्स। परचेज को हिंदी में बोलते हैं क्रय। क्या बोलते हैं? क्रय। और इसको बोलते हैं विक्रय। विक्रय। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। और मैंने कल ही बताया था कि जब हम परचेज करते हैं तो भी हम सामने वाले की ही बात करेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो भी सामने वाले की ही बात करेंगे। जब हम परचेज करेंगे तो सामने वाला हमारा क्या होगा? सप्लायर होगा। क्या होगा? सप्लायर होगा। और जब हम सेल करेंगे तो सामने वाला क्या होगा? कस्टमर होगा। क्या होगा? कस्टमर। तो आप परचेज क्यों करेंगे बताइए? आप परचेज क्यों करेंगे? बेचने के लिए। तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है।
कहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया यानी प्रक्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। यानी व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। और सेल्स क्या होता है? तो जिस वक्त आप माल का व्यापार करते हैं, जिस वस्तु का आप व्यवहार करते हैं, वही क्या कहलाएगा? बिक्री। वही इसी की बिक्री क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। समझ गए ना? तो सबको 1 से लेके 21 तक के सारे टर्म याद हो जाने चाहिए। नोट्स सबको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो कोई बहाना भी नहीं है कि आप ही कहें सर अवेलेबल नहीं था। कल 21 टर्म आपसे पूछे जाएंगे, 21 के 21 याद करके आइएगा। किसके हिस्से में कितने टर्म आएंगे? एक लड़के से लड़की से जो भी होगा 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 टर्म। वो 3 टर्म कौन से होंगे पता नहीं। अब आप याद करके घर से आएंगे, बाकी पूछा जाएगा 21 टर्म। ठीक है, कल टर्म खत्म हो जाएगा और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। थैंक यू आज के लिए।